दोस्तों, आर्यस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास, कला व संस्कृति में 2013 से अब तक किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो सिलेबस हमारा 2021 में जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर कोई प्रश्न आपको लग रहा है कि इस सिलेबस के बाहर का है तो इसका अर्थ ये होगा कि 2021 से पहले वो आपके सिलेबस था और 21 के बाद जो चीज़ें बदल चुकी है तो अब वो उस सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले पूरा राजनीतिक इतिहास था प्राचीन और मध्यकाल का। अब जो है आपके राजनीतिक इतिहास पूरा नहीं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में डाले गए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु और वैदिक से आपके लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रमण परंपरा यानी कि जो सन्यासी परंपरा थी, जो उपनिषद और आरण्यकों से शुरू हुई और नए धर्मों तक, नास्तिक संप्रदायों तक चली, उससे भी लगभग 1 आध प्रश्न पूछा जाता है। फिर आपके राजवंश है जिसमें मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल, ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इनसे भी लगभग 1 प्रश्न आता है। फिर आपके कला और वास्तु से 1 प्रश्न है और भाषा साहित्य जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल दी हुई है, इनसे आपके प्रश्न पहले आया हुआ है 13 और 16 में, लेकिन अभी आपके नहीं पूछा जा रहा। सल्तनत काल में जो शासकों की उपलब्धियां है उसमें बेसिकली विजयनगर से रिपीटेशन हो रहा आपके प्रश्न का, वो भी आपके सांस्कृतिक इतिहास पूछा जा रहा है। मुगल काल में राजनीतिक चुनौतियां यानी कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे 1 प्रश्न आपके 23 में आया है। फिर मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला, संगीत, इससे नहीं के बराबर पूछा जा रहा है, लेकिन मेंस में जो है आपके सबसे ज्यादा इनसे पूछा जा रहा है मिडाइवल से। भक्ति और सूफी आंदोलन से 1 प्रश्न आ रहा है आपके। फिर आधुनिक भारत में जो 1900 से आपके 19वीं सदी यानी 1800 ईस्वी से शुरू होता है आपके, ठीक है, वेलेस्ली के टाइम से, तो वहां से लेके 1964 तक जो है उसमें पहला वाला जो पार्ट है जिसमें आपके बौद्धिक जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रिटिश राज की स्थापना, ठीक है, 1800 के बाद वाली जो भाग है उससे 1 प्रश्न। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा आपके वेटेज इस पे दिया जाता है, हालांकि इस बार कम किया, लेकिन लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और इस बार संभावना है कि वापस उससे पूछा जाए। फिर आपके आज़ादी के बाद वाले बार से 1 प्रश्न, यानी टोटल 9 से 10 प्रश्न जो है वो आपके इससे पूछे जाते हैं पूरे हिस्ट्री से, तो ये आपको ध्यान रखना। टॉपर्स बैच के बारे में अपन आगे बात करेंगे सारी डिटेल में। पहले हम देख लेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये धर्म और दर्शन वाला 1 प्रश्न है जो यहाँ पे भूलवश सिंधु वाले में डाल दिया गया है। जो नियति में विश्वास रखता था, अटलता में, वो आजीवक संप्रदाय है और इससे ये आपके प्रश्न आया है। सिंधु से जो उत्पत्ति है उससे प्रश्न पूछा गया है 1 बार, खोज नहीं पूछी गई है, उत्पत्ति पूछी गई है। किसने क्या कहा, मेके ने क्या कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन, तो ये सही है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ, ये भी सही, मैंने आप लोगों को जो आपके कोर्स के स्टूडेंट उनको पढ़ा रखा है। अमलानंद घोष ने चौथी सीसवाल संस्कृतियों से उत्पत्ति बताई आपके, और रफीक मुगल ने चोलिस्तान क्षेत्र की बस्तियों से उत्पत्ति बताई है, जबकि इसमें उल्टा दिया हुआ है इसलिए आपके ये असत्य माना गया। फिर आपके प्रश्न है सत्यकाम जाबाल की कथा, ये आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, जो अनब्याई माँ का लड़का जो हरिद्र तुम गौतम से शिक्षा प्राप्त करने जाता है आपके, ठीक है, तो इसकी जो कथा है वो मिलती है हमें छांदोग्य उपनिषद में। फिर आपके कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं जो वैदिक साहित्य में मिलते हैं और सुमेलित करनी है, जैसे ब्रीही है चावल को कहा गया है, मुगद जो है वो मूंग को, यव जौ को, और इक्सु जो है वो आपके गन्ने को कहा गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से शुरकोटड़ा जो इस बार प्रश्न आया 1964 में, जगपति जोशी ने जो है आपके इसकी खोज की, तो ये आपके पूछा गया है, ठीक है। तो सिंधव स्थल के बारे में आपके पूछा गया। ये हमारा जो सनराइज बैच है ये इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, 26 मई से शुरू हो रहा है और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा सकते हो। पूरा जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश मीडियम में हम प्रोवाइड करवाएंगे, और टेस्ट सीरीज जो आपके जैसे कि आरपीएससी की होती है प्री आपके, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होता है, तो वो आपको
वैसा ही अवेलेबल रहेगी। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स होगा आपके, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है आपके। एनसीईआरटी आरबीएससी अपने आप ही कवर हो जाएगी, ठीक है ना, जब आप ये पूरा ढंग से पढ़ोगे साथ में। तो ये आपके जो बैच है उसकी बात। फिर आपके प्रश्न है जो आपके 16 महाजनपदों से पूछा गया। लगता है ऐसा है कि राजनीतिक इतिहास से है, लेकिन क्योंकि साहित्यिक स्रोत पूछे गए हैं इसलिए ये आपके लिटरेचर का प्रश्न है बेसिकली, ठीक है, कि किन किन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। तो बौद्धों का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो कि सुत्त पिटक का भाग है आपके, जिसमें 5 निकाय है, उसमें से जिसमें सबसे प्रमाणित सूची मिलती है। इसी तरह जैनों का जो ग्रंथ है आपके भगवती सूत्र, उसमें भी आपके 16 महाजनपद मिलते हैं। महावस्तु जो बौद्धों का एक ग्रंथ है उसमें भी 16 महाजनपद मिलते हैं। फिर आपके चुल निदेश वगैरह इन पुस्तकों में भी, जनवसभ सूत्र में भी महाजनपदों की सूची मिलती है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में भी इनका नाम उल्लेख किया है, ठीक है, लेकिन जो दीघ निकाय है इसमें आपके और अर्थशास्त्र में नहीं मिलती है। तो 2 और 4 इसका उत्तर सही है। फिर आपके प्रश्न है कि कौन सा जैन सिद्धांत से संबंधित है। तो जैनों का जो सिद्धांत है अनेकांतवाद, की प्रत्येक वस्तु के कई गुण धर्म होते हैं, ठीक है, और उसको हम जानने के 7 तरीके होते हैं, जिसको हम स्यादवाद या सप्तभंगिनय कहते हैं। तो अनेकांतवाद व स्यादवाद जैनों से है। सर्वस्तिवाद या महासंघिक ये बौद्ध संप्रदाय था, जो आपके दूसरी बौद्ध संगीति में बना था। और शून्यवाद नागार्जुन ने चलाया ये आपके, हालांकि ऐसी विचारधारा स्यादवाद में भी मिलती है, लेकिन ये बौद्धों से संबंधित है। तो ये 2 बौद्धों के हो गए, 2 जैनों के हो गए आपके। तो 1 व 4 वाला ऑप्शन सही है। फिर इसी तरह तीर्थंकर और उनके प्रतीक जो है एम्बलम के बारे में आपको पूछा जाता है। पार्श्वनाथ जी का सर्प था, आप सभी पढ़ते हो। आदिनाथ जी का बेल था, ये भी पढ़ते हो। महावीर जी का आपके सिंह था, ये भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर जब 3 पता है तो चौथा अपने आप, अगर कोई भी नाम पूछे ऐसा जो आपने ज्यादा नहीं पढ़ा लेकिन वो 3 से सही हो जाता है। शांतिनाथ जी का हिरण है आपके। इसी तरीके से ये हमारा प्रखर बैच है, इसका जो आपके मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, प्रीलिम्स का बैच है, लेकिन प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हम आपको प्री और मेंस दोनों हिसाब से पढ़ाएंगे, ताकि प्री क्लियर करने के बाद, एग्जाम होने के बाद फिर आप पर ज्यादा भार ना पड़े, ठीक है। तो ये भी आपके 26 मई को शुरू अपन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। ये आपके एक कर के बारे में पूछा था मौर्य काल में। पंकोदक सन्निरोधे, पंख का मतलब कीचड़ी होता है। अगर जिसने संस्कृत में थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आधा आपके प्रश्न ऐसे ही सही हो जाता है आपके। जब ऐसे नाम हो टेढ़े तो आप दूसरे तरीके से उसको जोड़ने की कोशिश करो तो आपके आंसर आपको मिल जाता है। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अब देखो मौर्य प्रशासन में अपन युक्तों की बात करते हैं, राज्य जिला स्तर पर अधिकारी थे। प्रादेशिक यानी कि कमिश्नर संभागीय आयुक्त होते थे। राजुक जिसको आपके न्यायिक शक्तियां भी अशोक ने दी थी, ऐसा हम अशोक के आपके स्तंभ लेख में उल्लेख पाते हैं, ठीक है ना, कि 26वें साल मैंने इनको ये शक्तियां भी दे दी थी। तो ये लोग जो थे ये आपके मौर्य प्रशासन का हिस्सा थे। भूमि मापने वाले रज्जुक रस्सी से नाम पड़ा आपके। अग्रहारिक जो थे वो अग्रहार नाम के जो भूमि अनुदान थे, और भूमि अनुदान मौर्यों के समय थे ही नहीं। मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के समय शुरू हुए, गुप्तों के समय लोकप्रियता हुई। तो अग्रहार जो भूमि अनुदान है उनका बंदोबस्त करने वाला अधिकारी जो था वो आपके अग्रहारिक कहलाता था। फिर ऐसे ही प्रश्न आपके जो डायनेस्टी है उसके संस्थापक के बारे में पूछा गया है। 850 में जब तंजौर में विजयालय ने आपके चोल राज्य की नींव डाली थी तो संस्थापक पूछ लिया गया विजयालय आपके। कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था गिल्ड सिस्टम जो था उसके बारे में असत्य है। तो देखो श्रेणियां जो थी ये हम इनका उल्लेख महाजनपद काल में पाते हैं, जो श्रेणियों के मुखिया श्रेष्ठी कहलाते थे। बाद में इन्होंने अपने कानून नियम भी बनाए जिसको श्रेणी धर्म कहा जाता था, और ये वस्तुओं की गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और व्यवसाय के आधार पर संगठित थे। जैसे तेलियों की अलग है, कुम्हारों की अलग है, इस तरह से बुनकरों की अलग है। इनकी अलग अलग श्रेणियां मिलती थी, उत्तर में भी मिलती थी और दक्षिण में भी मिलती थी। दक्षिण में इनको चेटी चेटियार कहते थे आपके, ठीक है। तो दोनों जगह थी। तो इसमें ऐसियत यह है कि ये मात्र उत्तर भारत में थी तो ऐसा नहीं था, दक्षिण में भी थी। आचरण के लिए नियम थे, श्रेणी धर्म कहलाता था। फिर इन्होंने तो सेना भी बना दी थी आपके, उसको श्रेणी बल कहते थे, और खुद ही मुद्राएं जारी करते थे। गुप्त काल में ये जो आपके लोग थे ये
जिला प्रशासन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। विषय मेहतर जो थी संस्था उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे आपके। तो इस तरह से चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपके सुमेलित करो, ये पहले सिलेबस में था, अब नहीं, अब आपके सिलेबस में इसमें से सिर्फ सातवाहन है, सुंग भी नहीं है, आपके कदम भी नहीं है, चंदेल भी नहीं है, अब सातवाहन और कुषाण है। ठीक है, तो इनकी राजधानियां थी, तो पुराने हिसाब से क्वेश्चन था। आज तो देखोगे तो सुंगों की पाटलिपुत्री थी, सातवाहनों की प्रतिष्ठान या पैठन थी, कदम्बों की बनवासी थी, और महोबा की महोबा राजधानी जो थी वो आपके चंदेलों की थी। अब ये चंदेल गुर्जर प्रतिया राजस्थान में पढ़ने, लेकिन चंदेल वगैरह आपको नहीं पढ़ने, अब सिलेबस में नहीं है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम जो है आपके मथुरा के पास, वहां से हुई है। इसी तरह चाम्रग्राहिणी यक्षिणी की जो मूर्ति है वो भी हमें मिलती है आपके दीदारगंज में। ठीक है, तो ये आपके जब 2021 का पेपर हुआ तो उससे पहले टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें भी क्वेश्चन था, वो एज इट इज आपके आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से कर अपनी स्थिति को मजबूत किया? तो वाकाटकों के साथ किया था आपके। ठीक है ना, जो वाकाटक शासक रुद्रसेन था। तो ये आपकी चीजें अपन पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है ना, कि रुद्रसेन है, प्रवरसेन है, ठीक है ना, ये वाकाटकों के शासक थे, और इन्होंने अजंता गुफाओं को संरक्षण दिया आपके। ठीक है ना, तो वहां पे ये चीजें आती है। टॉपर्स बैच मैंने बताया था, फाउंडेशन का बैच है ये हमारा, जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी। हिंदी मीडियम का बैच है ये आपके, 13,000 फी है, 26 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप, फिर ये फीस आपकी हो जाएगी। और इसमें भी आपके जो प्री के सब्जेक्ट है वो तो आपको प्री और मेंस जो प्रीलिम्स में ही टॉपिक है तो वो तो प्रीलिम्स के हिसाब से करवाएंगे, और जो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है तो उसको हम क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे आपके करवाएंगे। और अभी बैचेस चल भी रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसी तरीके से उन स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? देखो पाटन जो अनिलवाड़, अनिल पाटन, ठीक है ना, वो आपके जगह, वो तो सोमनाथ उधर है आपके, और ये पाटन जो है आपके महसाना के पास है। और यहाँ पर पाटन से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला महसाना है, और वहां पे मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर वो आपके प्रसिद्ध है। मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्र आधार, ये चूना पत्थर है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इसमें, जो आरपीएससी ने तो ये आपके तीनों सही माने और ये चौथा गलत माना, लेकिन मेरे हिसाब से पहला और चौथा दोनों ही गलत है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। क्यों गलत है? क्योंकि देखो स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र आधार पे मंदिर इसी समय बने आपके। ठीक है, लेकिन वो गारे से, मिट्टी के या जिप्सम से चिपका के बनाए जाते थे, वहां पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह रखी जाती थी, न कि चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर जो था भारत में तुर्क लेके आए थे, इसलिए ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा है लाड खां, एक प्रारंभिक मंदिर बादामी के चालुक्य, जो वातापी के चालुक्य थे, आपके पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी था रवि कीर्ति, उसने जो है आपके ये बनाया। खजुराहो के मंदिरों में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं। समस्त खंड का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है गर्भगृह, अर्ध मंडप, सभा मंडप, महामंडप, वो सब चीजें जुड़ी हुई है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, तो वो शोर मंदिर है, तटीय मंदिर है। मेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा आपके। ठीक है, तो ये आपके शोर या तटीय मंदिर पहला है, दूसरे नंबर पे कांची का कैलाशनाथ मंदिर आता है, तो पहला ये है, इसलिए ये आपके ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए 1, 2 और 3 आरपीएससी ने सही माना, लेकिन ये भी आंसर जो है आपके, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका सही स्टेटमेंट तो 2 और 3 ही होने चाहिए थे। भरूच का स्तूप किस राजवंश की कला का उदाहरण? अब देखो भरूच सुंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरे प्राचीन भारत की कला स्थापत्य पूछा हुआ है, तो इन राजवंशों का जो कला के क्षेत्र में योगदान है वो हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस हिसाब से ये पूछा गया है। ठीक है, तो सुंगकालीन स्थापत्य है भरूच। सनराइज बैच मैंने बताया आप लोगों को, इंग्लिश मीडियम का है, और इसकी जो आपके क्लासे 26 को आपके शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों के पास अब लिमिटेड टाइम है, आप ज्वाइन कीजिए।
महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है, लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी में किन किन का नाम आया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया क्योंकि पाणिनि ने अपनी पुस्तक में लगभग 40 जनपदों की राज्यों का उल्लेख किया है आपके। ठीक है, उसमें मगध का नाम आता है, अस्मक दक्षिण भारत का जो एकमात्र 16 महाजनपदों में से एक था उसका भी नाम आया आपके। कंबोज क्योंकि गांधार के पास ही था जहाँ पाणिनि खुद रहता था। ठीक है, तो उसकी भी बात आपके मिलती है। ठीक है, और आपके चेदी और वत्स ये राज्य है। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर जो है कै खे तथा आपके गे है। ठीक है ना, तो इनके नाम आपके आते हैं। तो वत्स और चेदी का नाम जो है वो आपके शुरुआत में नहीं मिलता, बाद में जो है कुछ लोगों ने जो उसकी सूची दी है तो उसमें इन क्षेत्रों में जो गणराज्य थे उनके नाम का उल्लेख आपके मिलता है जो इस क्षेत्र में बाद में बन गए थे। संस्कृत की कौन सी रचनाओं ने महाभारत को अपना कथा सूत्र बताया है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें महाभारत की कथा मिलती है आपकी। जैसे ऐसे मौर्यों के बारे में मिलती है आपके देवी चंद्रगुप्तम व्रत कथा, मंजरी व्रत कथा कोश। ठीक है, जैसे वहां पे गुणाढ्य की व्रत कथा है, वो एक ही कहानी बताती है कि शूद्र कन्या के उत्पन्न पुत्र थे। वैसे ही कुछ ग्रंथों में महाभारत की कथा मिलती है। जैसे भारवी जो था आपके पल्लवों के समय, उसने कीर्ता अर्जुनियम लिखी जिसमें किरीट यानी शिव और अर्जुन के बीच के वार्तालाप का उल्लेख है। इसी तरह माघ जो भीनमाल के थे उन्होंने शिशुपाल वध लिखा और उसमें आपके शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से की थी, वो है आपके जानकारी मिलती है। फिर तीसरा जो आपके श्री हर्ष था गैडवाल, जो गोविंद चंद्र गैडवाल का लड़का जयचंद था उसके दरबार में, संयोगिता के पिता। ठीक है ना, और यहाँ पे श्री हर्ष जो आपके थे जिन्होंने खंडन खंड खांड्य और नैषध चरित की रचना की। इसमें नैषध चरित में इन्होंने नल व दमयंती के बारे में लिखा है और ये भी आपके महाभारत के पौरवंशियों के पूर्वज माने जाते हैं। तो इन सब में महाभारत की कथा मिलती है। ये जो पुस्तक है दंडी की 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, ये दंडी ने लिखी, वो भी पल्लवों के ही समय थे। तो इसमें 10 राजकुमारों का उल्लेख है और ये आपके लौकिक साहित्य में आता है, धार्मिक साहित्य में नहीं आता है। तो ये तीनों जो है वो आपके महाभारत की कथा वाली हो गई, 1, 2 और 3। प्रखरबेज की बात मैंने बताई दी आपको। ठीक है, फिर आपके स्थापत्य से संबंधित कुछ विशेषताएं सुमेलित करनी थी कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर कहाँ मिलती है। तो ये मेहराब थे आपके घोड़े की नाल जैसे खिलजियों के समय, और इसके अंदर वाले भाग में उन्होंने कमल कली की झालर लगाई थी आपके। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजे में भी अपन ये चीजें देखते हैं आपके। ठीक है, तो कमल कली की झालर जो है वो खिलजियों के समय थी आपके। अष्टभुजीय मकबरे जो थे वो आपके तुगलकों के समय शुरू हुए और खानेजा तेलंगानी जो फिरोज का आपके मंत्री था उसी का पहला मकबरा बना आपके। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर वालों ने किया और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकियों ने बनाए। सिर्फ झुकी हुई दीवारें तो तुगलकों की थी, लेकिन उसके साथ बड़े जो आपके गेट थे वो सरकियों के समय जौनपुर में बनाए गए आपके। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रजिया दिल्ली में थी, बहादुर शाह गुजरात में थे, बाज बहादुर मालवा का था और चांद बीबी जो थी ये आपके अहमदनगर की थी। ठीक है, अवध की नहीं थी, ये ध्यान रखना। अकबर के समय अपन इसका उल्लेख पाते हैं, अपने भतीजे की वो मदद के लिए बीजापुर जो आपके गई थी, तो वो चांद बीबी। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना जो है आपके बलबन ने की, ये एक सैनिक विभाग माना जाता है आपके। कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद कन्नड़ में लिखी आपके और इसमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है आपके, तो बिल्कुल जाना जाता है। ठीक है, तीसरा उनके दरबार को अलसानी पेदन्ना, बिल्कुल उनके राज कवि थे अष्ट दिग्गजों में, जिसने मनु चरितम लिखी, जो संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, तो तमिल के बिल्कुल नहीं थे आपके। ठीक है, और ये जो है ना अमुक्त माल्यद, ये कन्नड़ में नहीं है, ये आपके तेलुगु भाषा में है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में मेन भाषा थी, इसलिए इसको आपके तेलुगु भाषा के इनको आंध्र भोज के नाम से या कवि के नाम से जाना जाता है। और तमिल में नहीं लिखकर आपके इन्होंने किस में लिखी थी? तेलुगु में लिखी थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया आपके। ठीक है, तो कथन 1 और 2 ही सही है आपके इसमें। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में किस कवि को आंध्र कवि पितामह? वापिस वही अलसानी पेदन्ना, यानी 2 बार पेदन्ना से संबंधित प्रश्न पूछ लिया आपके विजयनगर से।
फिर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार साहू थे, और साहू को औरंगजेब के आपके पास ही वो पला बढ़ा था। ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा सा सेकुलर जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में था। इसी तरीके से आपके जैसे मराठे बाद तक यहाँ आते थे, आपके पहली बार नजर उसने भेंट की थी। ठीक है ना, बाद में जो पेशवा थे वो भी आपके यहाँ पर नजर भेंट करते थे। इसी तरह टीपू जो था वो अपने आपके जो महल था वहाँ पे श्रृंगेरी में, वहाँ पे आपके मठ और सरस्वती मंदिर वगैरह को भी मान्यता देता था और उनकी भी पूजा पाठ करवाता था। तो इस तरह की चीजें अपन उस समय देखते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य है, यानी जो पिरामिड नुमा भाग आपके कौन सी संरचना में मिलता है, जिसको अपन बौद्ध स्थापत्य की रूपरेखा मानते हैं, तो वो पंचमहल है आपके। फिर आपके प्रश्न जो है आपके आता है मुगल काल से। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से फेजी ने किया था, बदायूनी ने, और इन्होंने रामायण का भी आपके अनुवाद किया था। ठीक है ना, और फेजी को अनुवाद विभाग का हेड भी बनाया था आपके। मेंस में अपन और डिटेल में चीजें देखते हैं इसको। कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे। फिर बख्तियार काकी था आपके, फिर निजामुद्दीन औलिया था, हमीदुद्दीन नागौरी थे। ठीक है, ये सारे गेसुद्राज था, ये सारे चिश्ती है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कादिरी सिलसिले से संबंधित थे। वरकरी संप्रदाय, अब देखो जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन था तो दो भाग थे उसके, एक कृष्ण भक्ति के थे, ठीक है, और एक राम भक्ति के थे। राम वाला धरकरी कहलाता था और श्री कृष्ण वाला वरकरी कहलाता था। विठोबा की पूजा करते थे और पंढरपुर जो था वो आपके मुख्य केंद्र माना जाता है महाराष्ट्र में। किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्य थे, सिंध, मुल्तान, पंजाब, ये इस बार आया था आपके प्रश्न, और सोहरवर्दी था इसमें। ठीक है, तो ये फिर आधुनिक भारत के प्रश्न, कुछ तो बहुत इजी है लेकिन कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताने वाले प्रश्न हैं। लेकिन मेन जो आधुनिक भारत में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, 1800 के बाद के पूछे जा रहे हैं, और उसमें भी मुख्यतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जा रहे हैं, और आज़ादी के बाद वाले पोर्शन से। अब आप यहाँ पे देखोगे कि न तो पुर्तगाली ना डच कब आए, क्या हुए, प्लासी, बक्सर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, कुछ भी नहीं है, वो सिलेबस में ही नहीं है और वो आपको नहीं पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई आपके बेलूर में। ठीक है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, रिंग फेंस नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति। अब देखो आप कहोगे कि सर ये पूछ लिया, तो ये इसलिए पूछ लिया, ये 2021 के सिलेबस से पहले का था। ठीक है, तब वही सिलेबस था जो आपके सब इंस्पेक्टर में मिलता है 1757 से वाला। ठीक है, आरएस का सिलेबस नहीं है। और ये अपन वैसे भी पढ़ते हैं जो आपके देशी रियासतों के साथ जो नीतियां है, ठीक है ना, उसमें आपके वैसे ही कवर हो जाती। ठगी का दमन जो है आपके, ठगी प्रथा का जो दमन किया वो विलियम बेंटिंग ने किया और कर्नल स्लीमैन ने किया आपके। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित, ये भी सुमेलित। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सुमेलित नहीं है आपके, यहाँ पे लॉर्ड लिटन है। ठीक है, इसका ये आंसर जो है आपके होगा। और इल्बर्ट बिल आपके रिपन के समय। तो 1, 2, 4 करेक्ट है और 3 नंबर जो है वो इनकरेक्ट है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें पाश्चात्य शिक्षा के कारण तर्क बुद्धि मानवतावाद इन चीजों का हम विकास देखते हैं एक इंस्पायरेशन के तौर पर, और तर्क बुद्धि बुद्धिवाद ये सब आई, तो ये सब चीजें आधुनिकता के प्रतीक होते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि यूरोप में भी जो आपके पुनर्जागरण और जो आपके चला प्रबोधन, उसकी वजह से चीजें हुई और आधुनिक यूरोप हो सका। तो यह दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 2 बार आरएस प्री में पूछ ली गई, इस बार आपके 1905 में पूछ ली गई थी, गोखले द्वारा स्थापित बंबई में। और वैसे अपन सिंधु घाटी में भी ये पढ़ लेते हैं जब अपन आलमगीरपुर पढ़ते हैं कि भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा 1957 में उत्खनन किया गया, तो मैंने तो वहां पर भी पढ़ा रखा था, तो वो आपके क्वेश्चन मिल जाता है कहीं न कहीं। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी, सेवा समिति कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीर सेलिंगम पुंतलू, इनसे भी 2 बार आपके प्रश्न आए गए हैं। तो इसमें यही है आपके चौथा। और यहाँ पे आप देख सकते हो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो वीर सेलिंगम पुंतलू अपन पढ़ते हैं। ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाले टॉपिक्स आए हुए हैं।
ये भी उसी का ही पार्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो इस बार आया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपके मुंबई में। ठीक है, प्रखर बैच मैंने बताया आपको सिर्फ प्रीलिम्स का बैच है, हिंदी मीडियम का है, लेकिन जो आपके टॉपिक प्रीलिम्स में उनको अपन जो मेंस दोनों में उनको दोनों हिसाब से आपके इसमें करवाएंगे। इसके अलावा और चीजें जैसे ये आपके प्रश्न है कि कांग्रेस का जो नागपुर सत्र था, जो विजया राघवाचारी जिसके अध्यक्ष थे आपके, बाकी जो आपके विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, बिल्कुल किया गया, इसमें हिंदी को आधार बनाया गया। और जो हिंदी साहित्य वाले आज भी पढ़ते हैं नागपुर अधिवेशन का महत्व हिंदी भाषा के विकास में, क्लियर है, तो वो आपके। फिर 4 आना सदस्यता शुल्क थी, प्रांतीय कमेटियां बनाई गई, वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 सदस्य था, यानी कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन ये माना जाता आपके। और 48 में फिर कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात को अस्वीकृत कर लिया, इसलिए दोनों ही सही है आपके। फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गैप है, कई बार बहुत नजदीक की चीजें पूछ लेते हैं तो फिर आपके दिक्कत होती है। ठीक है, और इसमें आप सभी जानते हो सबसे पहले आपके जलियांवाला 1919 में हो गया, फिर दूसरे पे आपके स्वराज पार्टी 1923 में हो गई, 1926 में सबील दास यशपाल और भगत सिंह ने नौजवान सभा का निर्माण किया, और लास्ट में आपके दांडी मार्च है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था। फिर आपके सावरकर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, अभिनव भारत बनाया, मेजिनी की जीवनी लिखी, लाला लाजपत राय ने भी मेजिनी और गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी आपके। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो इस विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बताता आपके, और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पड़े, तो कथन सारे सही। फिर ये भी आपके सम्मिलित करने वाला बहुत इजी सा प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 35 है, 1919 1935 दोनों ही आपके भारत शासन अधिनियम कहलाते हैं। क्रिप्स 42 में, अगस्त आपके 40 में, और वेवेल 45 में। फिर आपके ये क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम के बारे में, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, और मार्ले मिंटो जो है वो 1909 वाला कहलाता। तो ऐसे कथन जो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था आपके, तो देखते ही आपके सही हो जाता। 21 में लागू हुआ था, चुनाव हुए थे, फिर स्वराज पार्टी बनी, फिर उन्होंने अगले चुनाव में भाग लिया। ठीक है, और केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं कौन सी आपके? ठीक है, तो देखो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। ठीक है, प्रांतों को नियंत्रण से एक तरह से मुक्त किया गया आपके देश शासन से। ठीक है, तो प्रांतीय स्तर पर देश शासन मुक्त हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता हुई, तो दोनों ही सही है, और एक संघ बनाया गया, तो तीनों ही सही है। और अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास रखे गए, तो ये गलत है। टॉपर्स बैच बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, हार्डिंग पर बम फेंकने वाले चांदनी चौक में आपके कौन कौन लोग शामिल थे आपके? तो ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, दिसंबर आपके 1912 में। ठीक है, तो अमीचंद थे, बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी थे, जोरावर सिंह बारट थे। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते, सम्मिलित करने में भी पूछा गया। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में ये सारी घटना को अंजाम दिया गया था, वो खुद बाद में आपके गायब हो गए थे। 15 तक तो रहे, फिर आपके जापान चले गए थे। भगवती चरण वोरा, ये आपके जो अपना जो क्रांतिकारी चरण है आपके, उसके क्रांतिकारी गतिविधियों के 2 चरण अपन पढ़ते हैं। आरएस मेंस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और उसमें पहला जो चरण है चापेकर बंधुओं से शुरू होता है आपके, और ये आपके 1915 तक चलता है। और दूसरा जो है 1924 से शुरू होता है और 1934 तक चलता है। तो भगवती चरण वोरा इससे संबंधित है आपके, और ये घटना जो हुई दिल्ली वाली, ये आपके इसमें हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें समझ ले तो आपके समझ में आ जाएगी। केंद्रीय विधानसभा के कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए आपके? ठीक है, तो इसमें आपके ये 1926 वाला जो है वो आपके हुआ। 1937 और 1945 के जो है वो आपके बाद वाले से हुए, तो इसमें भी ये कंफ्यूजन में था आपके क्वेश्चन। ठीक है ना, 26 वाला जो है वही आपके सही माना जाता है। 37 और 45 के 1935 वाले के तहत माने जाते हैं आप। घटनाओं का सही कालक्रम, लखनऊ समझौता 1916, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, जलियांवाला हत्याकांड 1919, और गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। और उनकी अर्थी को कंधा देने वाले लोग थे महात्मा गांधी,
ठीक है ना। और आपके जो अली बंधु में शौकत अली, इन लोगों ने जो है उनकी अर्थी को कंधा देके हिंदू मुस्लिम एकता का आपके प्रतीक के तौर पर वो चीज़ें हम देख सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तो ये आपकी चीज़ें ध्यान रखने। गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता 2 जनों ने की थी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर शपरू ने। तो यहाँ पे एक ही नाम है, तो ये आपके सही है। ठीक है, तो सनराइज बेच की बात आपके हो ही गई। फिर आपके ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, कंस्पायरेसी केस जो है षड्यंत्र केस से पूछा गया है। हावड़ा वाले में जतिंद्र नाथ मुखर्जी थे आपके, लाहौर में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, दिल्ली में आपके अमीचंद, अपन ने अभी पढ़ा आपके, और अलीपुर षड्यंत्र केस में आपके दोनों भाई थे, बारिंद्र घोष और अरविंद घोष। तो आपके ये वाला सही। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में आपके टाटा के प्रयास से 1909 में हुई आपके। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने, कनकलता सॉरी, ठीक है, ये कलकत्ता नहीं, कनकलता बरुआ, कनकलता ही लिखा हुआ, ठीक है। बरुआ असम में होते हैं आपके, तो असम से संबंधित थी, ठीक है ना। और इन्होंने गोहपुर में जो है नेतृत्व किया आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर में मैंने बताया था आपके लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था आपके, ठीक है। प्रखर बेच की बात हो ही गई आपके। कथन असत्य है। देखो, बम्बई राज्य गुजरात है महाराष्ट्र में विभाजित हुआ, बिल्कुल सही है। मैसूर राज्य जो था कर्नाटक राज्य बना था पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में, लेकिन राज्य इससे बना कर्नाटक आपके, इसलिए यही असत्य है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था और गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया आपके। इसी तरीके से सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कराईकुड़ी में 1953 में की गई। फिर 1953 में आपके भारत सरकार द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे मेंस में भी आपके प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसमें कौन सदस्य आपके थे? तो तेज बहादुर सप्रू को छोड़ के बाकी सारे थे। फजल अली थे, पन्नीकर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, तो ये बातें हुई अब। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह के प्रश्न जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक से पूछे गए हैं। ये जो टॉपर्स बैच मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, फाउंडेशन बैच है। सभी इसके बाद जो फी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा आपके। तब तक अपन 13,000 में आप लोगों को दे रहे हैं और इसमें सारी चीज़ें होगी आपके। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, साथ में कंटेंट होगा, पीडीएफ होगी क्लास की, उनको आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब तरीके से चीज़ें आपको करवाई जाएगी। और जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे उन टेस्टों में भी एज इट इज़ जो क्लास नोट्स में लिखाए हुए हैं वो नहीं पूछेंगे, हम भाषा चेंज करेंगे ताकि आप मेंटली अपंग ना बन सको और इस एग्जाम को क्लियर कर सको। मेंस में भी जो क्वेश्चन होंगे वो एज इट इज ऐसे नहीं कि नोट्सों में से ही आए, नोट्सों से बाहर आए तो भैया हमें तो आता ही नहीं है, वो वाला सिस्टम हम हमारे स्टूडेंट पे लागू नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके नोट्सों से प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है, उनकी भाषा चेंज होती है, तो आपको वो कंटेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से उसका आंसर फ्रेम करना होता है। तो इतना आपको मेंटली तैयार रहना होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तीनों बैच की बात थी, मैंने आप लोगों को बताई और इसमें एक एक बात हमने डिस्कस की आज की क्लास में। ठीक है, तो आगे जो राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति है वो आपके अभिषेक सर आप लोगों को बताएंगे, और बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स वाला जो पार्ट है वो आपको ठोलिया सर बताएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस के बाहर का नहीं है। जो कोचिंग क्लासों में पुर्तगाली, डच 2-2 महीने लोग पढ़ते हैं, उनसे एक सिंगल प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं आया है, और उनको पढ़े बिना भी आप आधुनिक भारत को पढ़ सकते हो। लॉर्ड वेलेस्ली से भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है ना, सिर्फ 5 मिनट पहले की चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इतिहास वहीं से शुरू होता है और आप उसको पढ़ सकते हो। तो मैंने आप लोगों को, इसलिए हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं कि सिलेबस का पढ़ो, उतनी ही चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। ठीक है, थैंक यू।